चलिए गाइस, नेक्स्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कितना शानदार मेरा बैच है कि पूरी पार्टनरशिप कर डाली और एक्ट में कंफ्यूजन है अभी। बताइए 1932, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक, चलिए आपको बुद्धिमान इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना बता दिया है कि दोनों बातों में फर्क है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों में फर्क है। क्योंकि इन शॉर्ट बता देता हूं, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो फर्म ऑनगोइंग रहती है, बिजनेस बंद नहीं होता। बस जो लोगों ने बैठ करके शर्तें बनाई थी वो ब्रीच हो जाती है, नए लोग या पुराने लोग जो भी होते हैं वो नई शर्तों के साथ बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सब कुछ खत्म, 3 तावड़े बेचो और जो पेमेंट आ रहा है उससे लायबिलिटीज को पेड ऑफ करो, बचा कुचा पैसा घर ले जाओ, और नहीं इतना पैसा आ रहा है तो घर से लेके आओ और सबका पेमेंट करो और चलते बनो। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आल्सो मींस, केवल टू द पॉइंट बात हो रही है इसके अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आल्सो मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये असर्शन रीजनिंग में आ सकता है पॉइंट। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आल्सो मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। याद रखेंगे इस बात को कि आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोल सकते हो, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को, यही बोला ना मैंने, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोल सकते हो, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं बोल सकते। ये असर्शन रीजनिंग में आ सकता है कि ये एक उसने असर्शन बना दिया, नीचे उसका रीजन ठोक दिया क्योंकि उसमें बिजनेस चलता रहता है, उसमें नहीं चलता है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन, है ना, क्योंकि हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है। तो सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इट इज एज फॉलो। कौन कौन से तरीके से हमें सेटलमेंट करना है? पहली चीज, सेक्शन 48 याद रखना है इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। क्योंकि देखो डिसोल्यूशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं लॉसेस तो हो रहे होंगे मोस्ट इन द केसेस में। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, और नहीं भी हो रहे हैं लेकिन अगर आपके पास कोई लॉसेस है तो क्या करना है? लॉस इंक्लूड डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल। लॉस इंक्लूड डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, कैपिटल की जो कमी है उसको मिलाते हुए। इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले आपको ये लॉसेस की पूर्ति कहां से करनी है? अगर आपके पास कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, इनको आपको पेड ऑफ करना है सबसे पहले, ठीक है। कोई भी लॉस है आपके पास, वो आप किस में से देंगे? सबसे पहले आपके पास जो भी प्रॉफिट्स अवेलेबल है उसमें से देंगे, ठीक है। देन आउट ऑफ कैपिटल। मान लो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आप पार्टनर्स की कैपिटल में से निकाल के देंगे। लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द रेशियो इन विच दे शेयर प्रॉफिट। और फिर भी लॉसों की पूर्ति नहीं हो रही है तो पार्टनर अपने घर से अपने पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उस लॉस को लेकर के आएंगे। ये बात याद रखना ट्रीटमेंट ऑफ लॉस का। पहले आपको प्रॉफिट्स में से देना है, उसके बाद आपको कैपिटल्स में से देना है, फिर भी जरूरत पड़ रही है तो पार्टनर जो भी हैं वो बचे हुए लॉस को अपने घर से अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ बेटा? इसके आगे, इसके बाद है क्या होगा? मुझसे पूछ लो। इसके बाद है बेटा एप्लीकेशन ऑफ असेट्स। अच्छा, ये जो रूल हमने पढ़ा है ना, ये सेक्शन 48A में लिखा हुआ है। पूरा सेक्शन 48 सेटलमेंट के रिगार्डिंग है, लेकिन अब उसमें भी तो सब क्लॉज है। तो ये जो सेक्शन के सब क्लॉज है उसमें ये लॉसेस के बारे में ट्रीटमेंट है। अब सेक्शन 48B में क्या लिखा हुआ है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ असेट्स, असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर टू मेक अप डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल। मतलब पहले हमको लॉस वगैरह चेक करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो जो हमारे पास असेट्स है और जो पार्टनर्स ने अपनी डेफिशिएंसीज कैपिटल की दूर करने के लिए घर से लाए हैं, वो सब मिला मिलू के आर अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब जो भी पैसा वो लाएंगे घर से और जो अभी हमारे पास असेट्स को बेच करके आएगा, इस पेमेंट से, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, इस पैसे को किस ऑर्डर में पेड ऑफ करना है, ये आ सकती है थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड डेब्ट्स ऑफ द फर्म सच एज क्रेडिटर, लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल एक्सेट्रा विल बी पेड। सबसे पहले आपको फर्म से जो थर्ड पार्टी डेब्ट्स हैं वो हटाने हैं,
जब भी पैसा आपके पास आ रहा होगा, जो भी है आपके पास और जो भी आपने मंगाया है पैसा पार्टनर से, उन सब में से सबसे पहले आप क्या चीज निपटाओगे? आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट, अच्छा अब आउटसाइड लायबिलिटी में भी दो चीजें होती हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। तो इट मे बी नोटेड दैट सिक्योर्ड लोन्स हैव प्रेफरेंसेस, वहां प्रेसिडेंस भी वही मतलब होगा, प्रेफरेंसेस का मतलब प्रेसिडेंस है, प्रायोरिटी मतलब है ना। सिक्योर्ड लोन्स हैव प्रेसिडेंसेस ओवर द अनसिक्योर्ड लोन, मतलब आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों का भुगतान करना है। तो पहले आप कौन से लोन्स पेड ऑफ करेंगे, कौन सी लायबिलिटीज पेड ऑफ करेंगे? लोन्स में सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिनके पीछे आपने कोई चीज मॉर्गेज की हुई होती है, अपनी बिजनेस की सिक्योरिटी मॉर्गेज की हुई होती है, तो पहले आप उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप अनसिक्योर्ड लोन्स का भुगतान करेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसके बाद आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, अब जो पैसा आपके पास बचा है, द लोन एडवांसेस बाय द पार्टनर विल बी पेड ऑफ। जिन पार्टनरों ने फर्म को लोन दिया है, जिन पार्टनर्स ने बेटा फर्म को लोन दिया है, हम उन पार्टनर्स के लोन्स का पेमेंट करेंगे। ठीक है, जो भी पार्टनर्स ने लोन दिया फर्म को, हम उसका पेमेंट करेंगे। आगे बोल रहा है इट मे बी नोट नहीं, ठीक है ना, पेड ऑफ। फिर इन केस द बैलेंस अमाउंट इज नॉट एडिक्वेट enough to pay off such loans and advances, they are to be paid proportionately। मान लो पैसा कम है और उन लोगों के लोन ज्यादा है, तेरा 2 लाख है, तेरा 3 लाख है, तेरा 4 लाख है, तो कितना हो गया मिला के? 3 और 2 5 और 4 9 लाख हो गया। फर्म में 6 लाख पड़े। तो ऐसा नहीं है कि तू ज्यादा बढ़िया लग रही थी तो को निपटा दिया, या तेरा भैया कम बढ़िया लग रहा है तो उसको नहीं निपटाया, ऐसा नहीं होगा। तीनों को मिलेगा, खरबूजा बटेगा तो तीनों में बटेगा। ठीक है, बस हो गया, खरबूजा कटेगा तो तीनों में बटेगा, इन द सेंस सबको मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। जो भी फंड्स हमारे पास अब अवेलेबल है, उस अमाउंट में से हम लोन्स का रेशियो बना करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, आगे देयर आफ्टर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न्ड प्रोपोर्शनेटली। फिर हम प्रोपोर्शनेटली उनकी कैपिटल के रेशियो में पैसा देते चले जाएंगे। मान लो भाई देखो ऐसा होता है, असेट से भी तो एकदम पैसा थोड़ा आ रहा है भाई। आज आपने अपना बिजनेस बंद करने की सोची, ऐसे थोड़े ना कि तुम सड़क पे लेके बैठ गए, आओ साहब फर्नीचर ले लो, आओ साहब मशीन ले लो। अरे भाई स्टेप बाय स्टेप चीजें दिखेंगी, एकदम थोड़े ना आपने सोच लिया कि आप अपना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हो कि तुम्हारी असेट्स के नीचे हीरे जवाहरात जड़ रहे हैं जो एक ही दिन में बिक जाएंगी। टाइम लगता है, बिल्डिंग को बेचोगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, डेटर से कलेक्शन करोगे, हो सकता है ग्रेजुअली कलेक्शन आए, पार्शियल कलेक्शन आए, स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे आपको इस ऑर्डर में पेमेंट करना है। बात समझ में आ रही है? तो जितनी जितनी कैपिटल, जितना जितना पैसा बच के आएगा, आप उसको कैपिटल के रेशियो में उन लोगों को देते चले जाओगे। ठीक है, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, बट वो ग्रेजुएशन में आप लोग पढ़ेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन में या अपने मैनेजमेंट कोर्सेज या सीए कोर्सेज में। यहाँ आपके कोर्स में नहीं है कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, पीसेस में जो पैसे आ रहे हैं उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है चीजों में। ठीक है, इसके बाद है इफ सम अमाउंट रिमेन्स, इसके बाद भी कैपिटल भी निपटा दिया आपने, फिर भी फर्म के अंदर पैसा रह गया जो आप लोगों को अब हम देंगे, तो इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर पीएसआई। देखिए फर्म खत्म भैया, क्या है ठीक है, झाड़ झूड़ के जो बचा ले जाओगे, ये बांट लिया आपस में, खत्म। तो ये एक प्रोसीजर था, और ये पूरा प्रोसीजर हमारा किसने डिफाइन किया है? सेक्शन 48B में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट, सेक्शन 49 में है इसकी डिटेल, 48 में नहीं है, 49 में। एक होता है फर्म्स डेब्ट, ये असर्शन रीजनिंग में काम आ सकता है। ये जो थोड़े कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना, ये असर्शन रीजन में बन के आ सकते हैं। फर्म्स डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट। मैं जो सीधे बैठो 90 के एंगल पे, ऐसे तो नींद आ जाएगी बच्चा, एकदम स्ट्रेट भैया स्ट्रेट। अरे नींद आएगी पागल ऐसे, और तुझे देख के मेरे को आ जाएगी। ठीक है, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट। फर्म डेब्ट का मतलब क्या है? फर्म डेब्ट के रूल्स क्या हैं? फर्म्स डेब्ट रिफर टू द डेब्ट्स पेबल बाय द फर्म टू आउटसाइडर। फर्म जो आउटसाइडरों को पैसा देगी उसे बोलते हैं फर्म्स डेब्ट। फॉर फर्म्स डेब्ट ऑल पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली एंड सेवरली। मतलब जो फर्म का डेब्ट है, जो पार्टनर जॉइंटली कुछ लोगों ने कंबाइंड में होंगे, जो पार्टनर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं तो वो भुगतान करेंगे। और अगर किसी डेब्ट की किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने जिम्मेदारी ली हुई है, कई बार होता है ना, अरे जो तो मेरा मैं लेके जाऊंगा, बीबी का पेमेंट मैं करूंगा,
कर दे तो फिर क्या दिक्कत है, क्रेडिटर का पेमेंट मैं करूँ तो कर दूँ। अगर ज्वाइंटली है, मतलब ज्वाइंटली तो नॉर्मली सभी लोग करेंगे क्योंकि फर्म का मतलब पार्टनर ज्वाइंटली हो गए, ज्वाइंटली किसी लायबिलिटी को कर रहे हैं तो ज्वाइंटली, और इंडिविजुअली कोई लायबिलिटी पेड ऑफ कर रहे हैं तो कर रहे हैं। यानी कुल मिला के फर्म डेब्ट के लिए पार्टनर लायबल है, कोई भी पार्टनर बच नहीं सकता फर्म डेब्ट से। ठीक है, आगे प्राइवेट डेब्ट। प्राइवेट डेब्ट रेफर टू द डेब्ट पेबल बाय अ पार्टनर इन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। मतलब ये वो डेब्ट है जो उसको पर्सनली अपनी प्रॉपर्टी में से देना है, फर्म की प्रॉपर्टी में से नहीं, अपनी प्रॉपर्टी में से देना है। फॉर प्राइवेट डेब्ट ओनली द कंसर्न पार्टनर इज लायबल पर्सनली। अब तेरे घर का राय तो तू समेटियो, हम नहीं आएंगे, रो रो के आ जाए ओ सज्जी दे दे व्हाट इज दिस। ठीक है, तेरी सब व्यवस्था, तेरी समस्या तू ही संभाल। पर्सनल डेब्ट जो है उसको आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से मैच करना है। अब उसमें भी एक प्रोसीजर है, वो समझ लेते हैं। देखो, फॉलोइंग प्रोविजंस, ये आ सकता है जैसे रीजनिंग में कहीं या 1 मार्क पे। फॉलोइंग प्रोविजंस अप्लाई इन केस ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड पार्टनर प्राइवेट डेब्ट। क्या प्रोविजंस है भाई? पहला, अमाउंट रिलीज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म। जैसे जैसे हमने एसेट्स बेची और जो पैसा हमारे पास आया उससे हम क्या करेंगे, इज फर्स्ट यूज्ड टू पे ऑफ फर्म डेब्ट। पहले भैया फर्म के पैसे में से फर्म का डेब्ट निपटाएंगे, फर्म की एसेट्स वगैरह से जो भी पैसा आ रहा है उससे हम फर्म का डेब्ट निपटाएंगे। एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस अवेलेबल, अब हमारे पास कुछ पैसा बच जाता है फर्म के अंदर, ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर, ये ले जाओ बांट लियो, है ना, उनमें बांट देंगे। विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ देयर प्राइवेट लायबिलिटी। भैया तू जान, तेरा रट्टा है, अब तू बेईमान हो जाए तो हम क्या करें, 420 हो जाए, पैसा भी ले जाए फर्म से पैसा भी ले जाए और अपनी पर्सनल लायबिलिटी को पेड ऑफ भी नहीं करे, फैल जाएगी, अरे साहब में तो फर्म ही फैल गया, तुमने पर्सनली भी आ गई। वो बदतमीजी तुम्हारी है। हमारा हेडेक ये था कि हमने फर्म में जो असेट्स रिलीज हुई उससे हमने फर्म के डेब्ट्स निपटा लिए, अब जो बचा हमने तीनों में बांट दिए हो जा, ठीक है। अब भैया जाओ अपने हिस्से से अपनी पर्सनल लायबिलिटी पूरी करो, ये प्रोविजन है। अच्छा, और प्राइवेट डेब्ट के लिए क्या प्रोविजन है? प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड द पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेब्ट। ऐसा नहीं है कि तू फर्म में नुकसान खा के बैठा है, फर्म में तेरा इतना नुकसान हो गया कि तुझे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से लाना पड़ रहा है, तो ऐसे नहीं होगा कि तेरी खोपड़ी पे अपने प्राइवेट लायबिलिटी पड़ी हुई है और तू कह नहीं मैं तो फर्म का सगा बनूंगा, बाद में जूता कौन बचेगा, बाद में पिटेंगे। तो पहले तुम्हें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने प्राइवेट डेब्ट्स के यूटिलाइजेशन में लेना है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो आपकी अपने प्राइवेट डेब्ट में यूटिलाइज होगी अगर कुछ है आपके पास तो, ठीक है। और उसके बाद इफ एनी इज अप्लाइड टुवर्ड पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट, नहीं एंड सरप्लस, एक वर्ड रहेगा, एक वर्ड से पूरा सेंस हो गया, एंड सरप्लस इफ एनी। अब उसके बाद तेरे पास कुछ बचा पर्सनल प्रॉपर्टी में से, पर्सनल डेब्ट्स को निपटाने के बाद तेरे पास कुछ बचा सरप्लस, उसको अगर जरूरत पड़ी तो तुम फर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अपनी फर्म की प्रति तुम्हारी जो डेब्ट बना है तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारी कैपिटल के कारण पूरा नहीं, कैपिटल से भी पूरा नहीं हो पा रहा, तुम्हारे प्रॉफिट से भी पूरा नहीं हो पा रहा, तुम्हारे कैपिटल से भी पूरा नहीं हो पा रहा है ना, तो अब जो पैसा बच रहा है जो तुम्हारी तरफ आ गया, तुम्हारे पीएसआर के अकॉर्डिंग तुम्हारी तरफ आ गया, उसको तुम अपनी सरप्लस प्राइवेट प्रॉपर्टी से पेड ऑफ करोगे, ठीक है। अब इसमें एक स्टार लगाया है मैंने, इट मे बी नोटेड, जैसे उसमें कहते हैं ना मिलॉट पॉइंट टू बी नोटेड, ये कैसे जल्दी सुनती है। इट मे बी नोटेड दैट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर does not include the personal property of his wife and children। हाँ जी मत कर दियो तो पूरे बटोर लाए अपने, अरे मैं तो मैरिड हूँ साहब, अपनी बीवी बच्चन की प्रॉपर्टी बटोर लाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है नहीं, ठीक है। इसमें केवल तुम हो पार्टनर तो तुम्हारी ही पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैक किया जा सकता है फर्म्स के डेब्ट को पेड ऑफ करने में। तुम्हारे जो बीवी बच्चा है उससे, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी वाइफ एंड चिल्ड्रन, ऐसे सौदों मतलब ऐसे लोगों के जो सौदे वो दूर रहेंगे। तो ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे। अब चलते हैं फटाफट से न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ। देखिए गाइस, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो क्या प्रोसीजर है बच्चों? 5 प्रोसीजर है। एक आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखना है, पूरा उसको डिटेल में समझना है। एक आपको लोन बाय फर्म टू पार्टनर, एक आपको लोन बाय पार्टनर टू फर्म, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैश और बैंक अकाउंट बनाना सीखना है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रियलाइजेशन अकाउंट।
ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट सुन लेती। रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपनड फॉर डिस्पोजिंग, डिस्पोज मैंने खत्म करना ना। A realization account is opened for disposing of all the assets of the firm. फर्म में जितनी भी assets उनको खत्म करने के लिए and making payment to all the liabilities, मतलब जो हमारी assets है उनको बेचने के लिए और जो liabilities है उनका पेमेंट करने के लिए हम realization account बनाते हैं। realization account is a nominal account, ये भी revaluation account की तरह से ये एक nominal account है and the object of such an account is to find out the profit or loss on realization of assets and payment of liability। वहां वर्ड यूज होता था रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यहां वर्ड यूज हो रहा है रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है ना। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ फर्म। भाई एक ही बार वाइंड अप होगा फर्म का तो एक ही बार बनेगा ये अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो समय समय पर बनता है, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तब बनता है, किसी की डेथ होती है फैल जाए तब बनता है, रिटायरमेंट ले रहा है तब बनता है, चेंज इन पीएसआर होता है जब बनता है। बट ये कब बनता है? केवल एक बार बनता है जब फर्म वाइंड अप पूरी होती है। देखो एंट्रीज इन रियलाइजेशन अकाउंट्स आर मेड इन द फॉलोइंग मैनर। अब इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना, यही न्यूमेरिकल है सब। फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स ऑल असेट्स अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग, मैंने इसमें वो जो चेंजेस आए थे ना एक स्कैनर में, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। ठीक, पहले नहीं दिए थे मैंने आपको, अभी मैंने इसको इसलिए मैंने वो वाले उससे नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक करेक्शन करके चेंजेस से पढ़ा रहा हूँ। फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स ऑल असेट्स अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग कैश बैंक एंड द फिक्टिटियस असेट्स इफ एनी आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। मतलब देखो बैलेंस शीट, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में असेट साइड दी होगी, असेट साइड में तीन चीजें छोड़ देना सर मांशु जी, असेट साइड में तीन चीजें छोड़ देना। कैश छोड़ देना, एक्सक्लूड का मतलब ना जोड़ना है ना घटाना है, ना कैश को इग्नोर कर देना थोड़ी देर के लिए, बैंक को इग्नोर कर देना, और कोई फिक्टिटियस असेट्स तो जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सब हमारे क्या है? ये हमारे फिक्टिटियस असेट्स है, मन से बनाई हुई संपत्ति, इमेजिनरी असेट्स। तो इनको इग्नोर करके बाकी जितनी भी असेट्स हैं, इवन डेबिट बैलेंस ऑफ P&L भी अपना फिक्टिटियस असेट्स की कैटेगरी से, तो जितनी भी हमारी असेट्स हैं उन सबको आपको कहां डालना है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। समझ में आ गया? और क्रेडिट में क्या डालना है? ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, वो एक चीज और, किस प्राइस पे डालना है? एट देयर बुक वैल्यू। बच्चों क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यू दी होगी, एक 10 मिनट का टाइम दे दीजिए बस भैया को देना। हाँ दे दीजिए, आप इसको साथ ही तो ले जाएंगे। अच्छा ये रुकेगा भी तो आप इधर ही दे दीजिए, चलेगी बेटा, ले आना जरा अंकल से। तो इसमें एक बात और विशेष ध्यान रखनी है कि एक आपको रियलाइजेबल वैल्यू दी होगी नीचे कि साहब हमारी डेटर इतने में वसूल हुए या हमारा फर्नीचर इतने में बिका, और एक आपको बैलेंस शीट में जो दी होती है वो होती है बुक वैल्यू। तो आपको जब रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में सारी एसेट्स डालनी है, कुछ चीजों को एक्सक्लूड करते हुए, वो कौन से प्राइस पे डालनी है? बुक वैल्यू पर। पहली चीज ये ध्यान रखनी है। आगे बोल रहा है इट मे बी नोटेड, अब एक और बात ध्यान रखनी है, इट मे बी नोटेड दैट सन्ड्री डेटर्स आर ट्रांसफर्ड एट ग्रॉस वैल्यू। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर असेट्स में डेटर दिए हुए 1 लाख और उसमें लिखा माइनस पीवीडी 20,000 इक्वल टू 80,000, तो आपको 80,000 नहीं डेबिट में डालने, पूरे की पूरे ग्रॉस वैल्यू यानी कि पूरा की पूरा 1 लाख रुपया डालना है। ठीक है। एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो पीवीडी आपकी मेंटेन है, इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी असेट्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में डाल दिए जाते हैं। ठीक है। अलॉन्ग विद लायबिलिटीज, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में लायबिलिटीज भी जाती हैं। क्रेडिट साइड में जो भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं वो सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटीज आपको क्रेडिट में डालनी है। ठीक है। द सेम थिंग विल अप्लाई टू फिक्स असेट्स, और यही रूल फिक्स असेट्स के रिगार्डिंग भी है। मतलब जैसे मशीनरी या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी है, जो भी आपकी फिक्स असेट्स हैं उनके रिगार्डिंग जितने भी आपने फंड्स बनाए हैं वो भी आपके क्रेडिट में चले जाएंगे, और जो लायबिलिटीज जो आपके ग्रॉस वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स है वो आपकी डेबिट में चली जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में।
ये वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा गलती होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ठीक है। इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में भी यही होगा, फंड्स हुए, प्रोविजंस हुए, सब क्रेडिट में डालेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई एसेट्स है जिसमें लिखा है बिल्डिंग 1 लाख, प्रोविजन फॉर डेप लायबिलिटी में दिया हुआ है 20,000, तो आप प्रोविजन फॉर डेप को क्रेडिट में डालेंगे और बिल्डिंग का 1 लाख रुपया आप डेबिट में डालेंगे। ये नहीं कि आप डायरेक्टली 80,000 दिखा दें, उसके अंदर 20,000 उधर डालिए क्रेडिट में, क्योंकि वो असेट्स के रिगार्डिंग प्रोविजन या फंड है, और आपका जो ग्रॉस वैल्यू है असेट्स की वो आप डेबिट में डालेंगे। आकाश ध्यान दो सर। अच्छा गाइस, इसकी एंट्री भी करके दिखा दी हम लोगों ने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुंदरी असेट्स, ठीक है, सुंदरी आ गई इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है, फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट एनी असेट। एक ये प्रोविजन की भी एंट्री कर दी हम लोगों ने। कौन कौन से प्रोविजन ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेंगे, पीवीडी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। ये सब कहां जाएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो इसमें क्रेडिट चला जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये सब डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जब आप क्रेडिट अकाउंट बनाओगे तो उसमें क्रेडिट चलनी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक और पॉइंट सुनो, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट में, सारे रूल्स अलग है, इसे पीछे से कनेक्ट मत करना, आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट में, इट इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर असेट्स। इसका सेम वही प्रोसीजर है जो असेट्स में करते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में इसको ट्रांसफर करना ही करना है, ठीक है। एंड इज ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट द वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट। तो आपको उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर देना है। अब बात करेंगे उसके बाद इसके रियलाइजेशन की, ठीक है। ये था गाइस आपका असेट्स के रिगार्डिंग। इसके आगे लिखा है फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी। अब आपको बैलेंस शीट में से आउटसाइड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। ऑल एक्सटर्नल, वर्ड आ गया आउटसाइड एक्सटर्नल, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देम टू द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसको आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाला, एंट्री सुंदरी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड है फॉर रियलाइज, अब देखिए ये थी ट्रांसफरिंग की एंट्री, फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री थी ट्रांसफरिंग की, थर्ड एंट्री है फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। अब मैंने देखो ब्रैकेट में इतना प्यारा वर्ड लिख दिया है, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, यानी किसी भी प्रकार की आपकी असेट्स हो, चाहे आपकी रिकॉर्डेड असेट्स, और रिकॉर्डेड असेट्स वो होती हैं जो ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में मेंशन है, और अनरिकॉर्डेड असेट्स वो होती हैं जब आप रियलाइजेशन करने जा रहे थे तब आपको पता चला भाई तेरी चचे के यहाँ हमारी असेट्स बड़ी बड़ी है, ठीक है, वो वही हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स। तो फिलहाल अब उसका जो रियलाइजेशन करना है वो दोनों का सेम है। वो क्या है, when the assets are sold for cash या चेक, जब आप उसको बेच रहे हो तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और गाइस यहाँ पर जो ध्यान देना है वो ये देना है कि यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो रियलाइजेशन वाला अमाउंट आएगा, ना कि जो बुक वैल्यू दे रखी है वो आएगी। नीचे जो रियलाइजेबल प्राइस दिया हुआ है वो आएगा, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा when an assets is taken by an partner, अगर कोई एसेट्स कोई पार्टनर बड़ी वो बन गया कि जी तो मैं लेके जाऊंगा, चाची का हार तो मैं ले जाऊंगा, ले जा भैया, ठीक है। चाची कोई पार्टनर होगी पर मैं ऐसे मत सोचो कि पड़ोस निकाल दे, धर्म की बात होगी ना। तो जब कोई आप कोई एसेट्स को लेके जाओगे तो एंट्री हो जाएगी, उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, रिलेटेड या कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और जाएगा अमाउंट वही जितने में वो लेके गया है, जो रियलाइजेबल प्राइस है। When an assets is given to creditor, ये क्रेडिटर का भी बड़ा पंगा है, ध्यान से सुनेंगे। When an assets is given to creditor towards payment of his dues, no entry is passed. Wow, what an entry! अगर आपने किसी क्रेडिटर को या किसी भी लायबिलिटी को सेटिस्फाई किया है किसी भी असेट से, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। समझ में आ गया। क्रेडिटर को आपने कहा कि चल जा ले जा, नहीं ले ऐसे, तो उसकी एंट्री नहीं करना। फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का सेटलमेंट कैसे करना है, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, ध्यान रखेंगे दोनों का सेम प्रोसीजर है। ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कोई पार्टनर बड़ी बुआ बन रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, असेट्स ले जाएगा तो उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी का पेमेंट करने को तैयार होगा तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑफ फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखिए भैया क्या ध्यान रखना है, ये नया प्रोविजन है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, नहीं ये नहीं है, नया आगे आएगा नया, if the question is silent
about the realization of goodwill. It is assumed that goodwill has not realized any amount. Guys, ट्रांसफर करना अलग चीज है, रियलाइजेशन सुन के घुस मत हो जाना। रियलाइजेशन एक अकाउंट है ना, पहले उसमें एसेट्स को ट्रांसफर करना होता है, बाद में उसको रियलाइज करना होता है ना, उसको प्राइस को रियलाइज करना होता है। तो ट्रांसफर तो करेंगे गुडविल को डेबिट बाय, बट अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसका कितना रियलाइजेबल प्राइस है तो उसको रियलाइज नहीं करेंगे, यानी कि उसको सेल नहीं करेंगे। ये याद रखना गुडविल का। अब एक और क्रेडिटर के रिगार्डिंग रूल है। इफ द क्रेडिटर accepts an assets only a part payment of his या her dues। मान लो तुम हो मेरे क्रेडिटर, तुम्हें मुझे बीइंग अ फर्म मुझे तुम्हारे देने 5 लाख रुपए, तुम मेरे क्रेडिटर हो। अब तुमने क्या किया, असेट्स मैंने तुमसे कही चल टेंशन मत दे, 3 लाख रुपए का भरनी चले जा, तो तू पागल थोड़े ना है कि 5 लाख में 3 लाख में निपट जाएगा। तो कि ठीक है सर 5 लाख में से 3 लाख का सौदा सेट हो गया, उस 3 लाख की एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन व्हाट अबाउट 2 लाख जो बचे हुए 2 लाख रुपीस है, उसका क्या होने वाला है। एंड द एग्रीड अमाउंट ऑफ द असेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर। तेरा क्लेम 5 लाख का था, 5 लाख में से 3 लाख हटा दिया, बचे 2 लाख। एंड द बैलेंस यानी कि 2 लाख इज पेड टू हिम, वो हमें उसको देने पड़ेंगे और उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी अगर क्रेडिटर को किसी एसेट से पार्टली सेटिस्फाइड करोगे तो रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा वो आपको कैश में देना पड़ेगा। समझ गए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, हाउएवर व्हेन अ क्रेडिटर accepts an assets whose value is more than the amount due, he she pay cash to the firm for the difference for which the entry will be bank account debit to realization। मैंने तुझे 5 लाख देने थे, मैंने तुझे 7 लाख का सौदा दे दिया, तू क्यों सिरदर्दी कर रहा है, तू पकड़ के 7 लाख की एसेट, तो जो तुझे 2 लाख रुपए ज्यादा मिल गए ना, चलो वो पहुंचा दो, ठीक है ना। तो वो जो 2 लाख रुपए वो हमें वापस चाहिए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसकी एंट्री होगी। क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं होगा रियल, क्योंकि क्रेडिटर को आप ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हो। अब तो जो भी बिकेगा, जो भी पेमेंट होगा, वो सब रियलाइजेशन बाजी से होगा, ठीक है। चलिए अब बाकी चलो 1-2 पैराग्राफ और रह गए, कल ही पढ़ लेंगे, थके।